भी देते हैं। इन्होंने टोटल 3 चेंजेस अपने सिस्टम में किए और 3 चेंजेस के चक्कर में तनिष्क कंप्लीट पलट गई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। पहला चेंज क्या किया कि जो ज्वेलरी का प्राइस टैग का डिस्प्ले आता था ना, उसके साथ साथ ये भी लिखने लगे कि भैया इस ज्वेलरी में इतना सोना है, इतने नगीनों का वजन है, इतने सोने का वजन है। तो इससे थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस आया ग्राहकों को। सेकंड चीज जिसने गेम पलट के रख दिया, जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, वो क्या कैरेटोमीटर करके एक मशीन लेके आ गए तनिष्क के शोरूम में और उन्होंने कहा इस मशीन का काम है ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करना और बकायदा मार्केटिंग की टीवी में ऐड दिए, पेपर में ऐड दिए, भैया जिसके पास भी सोना है वो आओ और फ्री में चेक करवा के ले जाओ। अब भैया फ्री के नाम पे आपको पता है इंडिया की जनता कैसी होती है, फ्री में सोना चेक। चलो वो भाई साहब झुंड के झुंड तनिष्क पे पहुंचे और बोले जी हमारा सोना चेक करके बताओ कैसा है। और वहां पे 60% केसेस ऐसे निकले जहां पे सोने की प्योरिटी कम निकली। उनके जो पीढ़ियों से जो उनका है, उन्होंने कहा कुछ और दिया कुछ। अब भाई साहब उनको लगा तो ठगेगा यार, तब जाके उनको रियलाइज हुआ भैया हमारा गलत हुआ था, अब तो भैया मार्केट की दुकान से लेना पड़ेगा, लोकल से नहीं लेंगे। और तनिष्क के पीछे टाटा का ब्रांड खड़ा ही था, तो धीरे धीरे वो जो ट्रस्ट वहां था वो टूटा और यहाँ पे आ गया। तीसरी चीज उन्होंने की 1920 स्कीम चलाई। ये क्या था, बोले तुम तुम्हारी ज्वेलरी टेस्ट कराओ, 19 से 22 कैरेट के बीच में अगर ज्वेलरी निकली, भाई 16, 17, 18 निकली तो तुम्हारी गलती, भैया तुम जानो। पर अगर तुम्हें जांच करे 20 कैरेट निकली तो तुम एक काम करो, 22 कैरेट तक का कोई भी सोना तनिष्क से ले जाओ, हम सिर्फ मेकिंग के चार्ज लेंगे, गोल्ड के पैसे नहीं लेंगे। मतलब 20 कैरेट की ज्वेलरी दे जाओ और 22 कैरेट की ज्वेलरी ले जाओ, सिर्फ मेकिंग देखिए। अब आप बोलोगे भाई साहब ये 2-2 कैरेट जेब से क्यों बांट रही टाटा। देखो सर ज्वेलरी में आपको पता क्या है, एक बार जो ज्वेलर बन गया, जो ज्वेलर बंधा हुआ था पीढ़ियों से बंधा हुआ था, हर साल खरीदेंगे, हर शादी में खरीदेंगे, हर दिवाली खरीदेंगे और उसी से खरीदेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी खरीदेंगे। तो टाटा ने कहा भैया एक बार वहां से यहाँ तो आए, शुरुआत में जहाँ नुकसान सही, कोला सूजी भी तो करते हैं, शुरुआत में नुकसान सही, एक बार बने तो सही। तो यही चीज तनिष्क ने भी की। अभी तीनों चेंज जैसे कि इनके पास ग्राहक आने लग गए और भैया जो कंपनी लॉस थी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। अब भैया इसको आगे बढ़ाना है, अब ये एक्सपेंशन की तरफ आए और अपने असली अवतार में आया कि एक्सपेंशन में मोटे पैसे नहीं लगाने भैया, असेट लाइट मेथड लेना है जहां पे कम से कम खर्चा हो। इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया और तनिष्क की फ्रेंचाइजी देनी चालू की। इन्होंने मास्टरी हासिल की 2000 स्क्वायर फुट के शोरूम में। जो 2000 स्क्वायर के शोरूम है, ये लोकेशन देखते, जगह देखते वहां करते, उनके फुटफॉल के जरिए धीरे धीरे इनकी सेल बढ़ने लगी। फिर 2010 में जाके इनको लगा कि यार छोटे छोटे 2000 स्क्वायर फुट के तो चल रहे, बड़ा बना के देखेगा। तो इन्होंने चेन्नई में 20000 स्क्वायर फुट का एक मेगा शोरूम इन्होंने लॉन्च किया, लार्ज फॉर्मेट, जहां पे भयंकर डिजाइन और भाई साहब जबरदस्त सफलता मिली। तो इन्होंने फिर 2011 में 25000 स्क्वायर फुट का मुंबई में अंधेरी में लॉन्च कर दिया। और उन्होंने एक चीज नोटिस की कि 20000 स्क्वायर फुट का जो एक शोरूम है वो 2000 स्क्वायर फुट के 10 शोरूम से ज्यादा सेल लेता है। तो इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े शोरूम है वो हम बनाएंगे और छोटे छोटे फ्रेंचाइजी में देते हैं। अब भाई साहब मार्केटिंग करनी थी, बड़ा नाम की भैया मार्केटिंग। तो तनिष्क के कैसे ऐड आते हैं, शानदार ऐड आते हैं, आपने भी देखा। बीच में एक दो ऐड पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तनिष्क ने भैया अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि भैया तुम करो। फिर अभी इन्होंने कोजोल को बना रखा है, जोधा अकबर में तनिष्क की ज्वेलरी काम मिलेगी, पद्मावत में इसकी ज्वेलरी काम मिलेगी। तो धीरे धीरे तनिष्क के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा। तब बात करते हैं भैया ये तो हुई सेट भी बन गई। तो ये स्कीम की, इससे इनकी सेल बढ़ी फर्स्ट। फिर दूसरा इन्होंने कहा इधर तो भी ज्वेलरी के आइटम दिख रहे हैं और कुछ बेच सकते हैं क्या। तो इन्होंने कहा कि यार वर्किंग क्लास वुमन है, आजकल महिलाएं काम करने लग गई, ऑफिस जाने लग गई, जॉब करने लग गई। अब वहां पे यार कोई 5-5 लाख का सेट पहन के तो जाएंगे नहीं, तो वहां के लिए लाइट ज्वेलरी लॉन्च करो, 5000 की, 10000 की, 15000 की, जो छोटी मोटी अंगूठी डिजाइनर पहन ले और उनको भी अच्छा लगे। तो उसके लिए इन्होंने कलेक्शन लॉन्च किया मिया करके, जहां पे 3500 से ज्वेलरी का कलेक्शन चालू है। तो नॉर्मल लोगों को तो बेच ही रहे थे, इन्होंने वर्किंग क्लास को भी पकड़ लिया और इनके लिए भी चीजें लॉन्च कर दी। अब कुछ कस्टमर ऐसे भी जो कहते हैं यार पूरी दुनिया ले रही है, नॉर्मल ब्रांड हम नहीं लेंगे, हमको तो लग्जरी ब्रांड चाहिए। उनका भैया तुम भी लो, तुम्हारे लिए लॉन्च करते हैं जोया, उसमें 75000 से रेट चालू हो रही है और एकदम अलग डिजाइन है, ये भी ले लो। तो जो बहुत ज्यादा अमीर सेगमेंट है उसको भी पकड़ लिया, एवरेज को पकड़ ही रखा था, वर्किंग क्लास को पकड़ लिया। इन्होंने कहा सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है, बोले सबसे बड़ा सेगमेंट है वेडिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी जितनी भी बिकती है उसमें 50% वेडिंग के चक्कर में बिकती है। तो इन्होंने एक कलेक्शन लॉन्च किया जो कि मेरी नजर में अब तक का बेस्ट आइडिया है, रीवा करके इन्होंने कलेक्शन लॉन्च किया। और उन्होंने कहा कि भैया हम 13 कम्युनिटी ब्राइड का कलेक्शन बनाएंगे। ये क्या है, इन्होंने कहा भैया गुजराती दुल्हन अलग है, मराठी दुल्हन अलग है, बंगाली दुल्हन अलग है, उड़िया की अलग है। तो इनको इनके रीजन के हिसाब से, इनके कल्चर के हिसाब से भैया ज्वेलरी बना के देंगे। जैसे बंगाली दुल्हन है तो भैया उनका ज्वेलरी अधूरी है शंखपाला के बिना, गुजराती दुल्हन है तो चंदन और जरतार के बिना काम नहीं चलेगा, और तमिलनाडु में ओणियम बनेगा लक्ष्मी जी की फोटो के साथ। तो इन्होंने एक एक ट्रेडिशन में समझा क्या चलेगा और उस तरह का कलेक्शन लॉन्च किया। तो हर तरह का कम्युनिटी का बंदे को उसका सामान मिल गया। तो भाई साहब हर सेगमेंट से सेल आने लग गई। और इसीलिए आज की डेट में तनिष्क के 403 शोरूम है टोटल 243 शहरों में, और टोटल 20 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा की रिटेल स्पेस इनके पास है। अब एक बात आती है कि राहुल जी चलो सेल कैसे बढ़ गई, समझ में आ गया, अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अलग अलग ब्रांड लॉन्च कर दिए, मार्केटिंग कर दिया, अमिताभ बच्चन को लिया है, काजोल को लिया है, मूवी में दिखा दिया, कॉस्टिंग कैसे कम करी। आप बोले कम से कम कैसे कराते हैं, बड़े ब्रांड सोचते कैसे, ये सभी चीजों पर डिस्कशन को बहुत डेप्थ है। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग कम कैसे की। कॉस्टिंग कैसे की, उन्होंने कहा कि भैया आखिर काम कौन करता है, कारीगर। कारीगरों की समस्या क्या है मालूम करो। तो कारीगरों की समस्या क्या है कि 20 साल की उम्र में कारीगर काम करेगा, अब वो बैठता है ऐसी जगह पे जहां पे भैया एसी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा ढंग से नहीं आती, लाइट ढंग से नहीं आती, और वो मैनुअल आंखों से लगा हुआ है। तो इन लोगों को गर्दन की प्रॉब्लम आ जाती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है, और 40 साल की उम्र में ये जॉब छोड़ के कोई और काम करने लग जाता है, और फिर नया आदमी इसमें इनको मिलता नहीं है। तो टाटा ने कहा तुम्हारा वैसी व्यवस्था की जाएगी जैसे हम हमारे एम्प्लॉय की करते हैं। तुमको हॉस्पिटलाइज हो गए, इंश्योरेंस की सुविधा हम दे रहे हैं, तुमको पैसा मंथली चेकअप कराना है, रूटीन चेकअप कराना है, हम सुविधा दे रहे हैं, लोन की जरूरत हो, फाइनेंस की जरूरत हो, बता देना। और उन्होंने सन 2008 में एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया, इन्होंने कारीगर पार्क बनाया कि भाई एक पार्क बनाएंगे जहां पे कारीगरों को बैठाया जाएगा और सारी सुविधाएं दी जाएगी। और एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया मिस्टर परफेक्ट। सब मिस्टर परफेक्ट प्रोग्राम में क्या करेंगे और कारीगर पार्क में क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि भैया मशीनरी हम प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तुम जितना भी काम करोगे वहां पे एसी है, एसी कंडीशन में काम करो, बढ़िया लाइटिंग में काम करो। अभी तुम जमीन पे बैठ के काम कर रहे हो, तुम्हें कुर्सी एसी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे तुम्हारी गर्दन में कम प्रॉब्लम हो, तुमको बकायदा आईडी कार्ड दी जाएंगे, तुमको यूनिफॉर्म दी जाएगी, तुम्हारा बैंकों में खाता खिलाया जाएगा, तुमको कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। 2012 में इन्होंने 11,000 स्क्वायर फुट के 4 पार्क बनाए जिसमें 1400 कारीगरों को उन्होंने रखा, और ये सारी सुविधाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे इनको रहने की सुविधा, रुकने की सुविधा, और 60% से ज्यादा बंगाल से आते थे तो उन्होंने बंगाली कुक रखा, जो बंगाली रेसिपी बनाए, बंगाल की डीवीडी, बंगाल की मैगजीन, इतनी सुविधा का इनको ध्यान रखा। अब आपके मन में बैठे बैठे एक सवाल होगा, राहुल जी आप तो कहते कॉस्टिंग बचाई, मेरे को तो लगा लगा रहे हो, आपने तो पैसे कॉस्ट पैसे बचाए कहां, आपने तो पैसे लगाए, ये पार्क बना रहे हो 20-20 करोड़ रुपए के, इतनी सुविधा इंश्योरेंस दे रहे हो, आखिर क्यों।
टाटा ने कहा भैया जब जो देता है ना उसको मिलता भी है, जो जैसे कर्म करता है ना वैसा उसको फल मिलता है। इसका फल क्या मिला? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी हाई होगी। जो एक लेबर एक महीने में 750 ग्राम सोने की ज्वेलरी बना के देता था वो 4 किलो सोने की ज्वेलरी बना के देने लग गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी 550%। 4 किलो बनाने में 5 आदमी लगते, एक आदमी बना के दे रहा है। आया मजा। सारी मशीन लेके दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी और ट्रेनिंग दे दी। उसका फायदा क्या है? पहले ये लोग हाथ से बनाते थे तो एक हाथ ऐसा बना, दूसरा हाथ में थोड़ा फर्क आता है। आदमी मैनुअल बना रहा है, हाथ से बना रहा है, तो पीस बाय पीस में थोड़ा डिफरेंस आता था। अब भाई सब मशीनरी सेम है, ट्रेनिंग सेम है, तो पीस बाय पीस में फर्क ही नहीं आने लग गया। तो वो कॉस्टिंग थी वो बच गई। इन्होंने ये रियलाइज किया कि भैया किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग पीस को बनाने के लिए 874 तरह के मटेरियल लगेंगे। वो 874 तरह के मटेरियल उस कारीगर पार्क में अवेलेबल करा दिए। पहले क्या होता था, कारीगर ने भैया कुछ बनाना चालू किया, फिर कहा अरे ये चीज तो है ही नहीं, अब मैं बाजार से जाके कल लेके आऊंगा, फिर कल बनाऊंगा, फिर बना के लेता रहे, वो चीज तो है ही नहीं, फिर 2 दिन लगेंगे। तो ये जो ज्वेलरी 3 दिन में बननी चाहिए थी वो 7 दिन में बन रही है, क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा, कभी कम मिला कभी ज्यादा मिला, और सारी चीज एक जगह मिलने लग गई। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो माल इधर उधर वेस्ट पड़ा था वो वेस्ट हुआ ही नहीं। अभी माल भी अभी के बीच बनके मिल जाएगा। गोल्ड का मूवमेंट फास्ट हो गया। सोचो कि 1000 कारीगर हैं, हर कारीगर के पास 100 ग्राम सोना दे रखा है। कितना सोना टन का ब्लॉक हो गया। वो सारे कारीगर को एक ही जगह बैठा रखा है और सारी सुविधा देखी है, तो सोने का रोटेशन कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो जो सोने की इन्वेंटरी 30 दिन की हुआ करती थी वो 3 दिन पे आ गई। अच्छा, ये जो लास्ट में वीडियो को कंक्लूड करूंगा, मैनेजमेंट लेसन बनाऊं, क्या इस केस स्टडी से सीखने को क्या मिलता है और टाटा ग्रुप ऑपरेट कैसे करता है। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप एक चीज ऑपरेट करता है कि जो भी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कि पहले जैसे ज्वेलरी मार्केट है वो छोटी छोटी दुकानों से मिलती थी, बोले इसमें एक ब्रांड बन सकता है, वो ब्रांड ढूंढा, वो ब्रांड बनाया। घड़ियां इधर उधर मिल रही थी, उसको भी टाइटन बनाया। जो भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड है खुली है उसको ब्रांड बनाने का प्रयास करता है, पहला। दूसरा, कस्टमर की नब्ज पहचानता है। सोचो कौन सोचेगा कि 13 तरह की ब्रांड और हर तरह का एक बनाना। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कस्टमर की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। तीसरी चीज है कि भैया आप सोचो कि मैं वेंडर को चूस लूं, एम्प्लॉय को चूस लूं। जब आप उनको चूसते हो वो परेशान होते हैं, उनका माइंडसेट काम नहीं करता, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी सफर होती है। आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओगे, वो 10 कदम बढ़ाएंगे और पूरी जान लगाएंगे। तो आप हमेशा मन में ये ग्रेटिट्यूड रखोगे इनके लिए कुछ करना है। देखो पहली बात, आप उनके लिए कुछ करोगे, आपके लिए जरूर करेंगे, और वो नहीं भी करेंगे ना भाई साहब, ऊपर बेटा काय टेंशन लेते हो। बिजनेस को भी एक बार तुम चैरिटी की नजर से करके तो देखो, फिर आएगा मजा। यही पूरी केस सीरीज का मतलब है कि भैया बिजनेस खुद के लिए नहीं होता, खुद के लिए तो नौकरी होती है। बिजनेस करो तो ऐसे करो कि यार ये 10 लोगों का घर भी चल रहा है, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये मेरे कस्टमर 100 कस्टमर ना ये भी खुश हैं, ये मेरे 25 वेंडर है ना ये भी खुश हैं, यार मैंने इतना पैसा कमाया तो इतना टैक्स भी दिया, और यार इतने पैसे बचे तो मैंने इतना चैरिटी भी किया। जब बिजनेस कर रहे हो तो पूरे चाहूं और 360